स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्ति या ध्येय प्राप्ति नहीं होती। तो हेलो एवरीवन, और आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे और आज मिलेंगे हम अशोक, कि जो हमारा क्लासरूम का स्टूडेंट है, और सीएसआर का रिजल्ट आ चुका है और सीएसआर के रिजल्ट में अशोक का 138 रैंक आया है जेआरएफ। तो सबसे पहले अशोक, आपका वेलकम है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से अशोक आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, धन्यवाद। यस, तो आज मैं बहुत खुश हूं कि अशोक हमारा क्लासरूम का स्टूडेंट है और बहुत मेहनत किए, बहुत लगन के साथ पढ़ाई की हुई है और कंटिन्यूअसली क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंटिन्यूअसली रिवीजन, संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट इतने सारे दिए। और देखिए, जब आप लगन से मेहनत करते हो तो रिजल्ट कितना अच्छा आता है। जी सर। यस, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं। अशोक हमारा आईएफएस जोधपुर क्लासरूम का स्टूडेंट है और अशोक ने एम फार्म किया हुआ है। एम फार्म उदयपुर से किया हुआ है 2023 में, और 2024 में अशोक ने फिर आईएफएस क्लासरूम को ज्वाइन किया और पढ़ाई स्टार्ट की। तो सबसे पहले अशोक, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपका एम फार्म हुआ है। जी सर। तो एम फार्म तो अलग ही फील्ड है। जी सर। और आपने फिर एम फार्म के बाद फिर लाइफ साइंस में आप जेआरएफ क्वालिफाई हो गए, तो ये कैसे, मतलब? सर वैसे तो एम-फार्म बायोलॉजी से ही है तो थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन हाँ। पहले एम-फार्म के ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि हम्म। एम-फार्म के लोग भी लाइफ साइंस में आके जेआरएफ कर सकते हैं। हाँ। सो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एम-फार्म के जो एंडिंग में डिसर्टेशन वर्क होता है, हाँ। जो एमएससी में भी होता है शायद। हाँ हाँ, एमएससी में होता है। डिसर्टेशन के लिए मैं सीएसआर लैब गया था, ट्रिपल आईएम जम्मू। यस। तो वहाँ पे सर, जब सीएसआर लैब में तो जो एम-फार्म के स्टूडेंट होते हैं, हाँ वो भी मेडिसिन के लिए रिसर्च करते हैं। हाँ। और ये लाइफ साइंस एमएससी के स्टूडेंट होते हैं, वो भी मेडिसिन के एक ही लैब में होते हैं। तो जिस लैब में मैं था, वहाँ पे एम-फार्म के स्टूडेंट थे जिन्होंने जेआरएफ किया हुआ है, और जो एमएससी बीएससी के भी स्टूडेंट थे। उनसे मुझे ऐसा आइडिया है कि मैं भी लाइफ साइंस में जाके जेआरएफ कर सकता हूँ। वाह, तो देखिए मोटिवेशन वहां से मिला कि हम लाइफ साइंस से जेआरएफ हो सकते हैं। हाँ सर। और उसके बाद जैसे ही मोटिवेशन मिला कि हम कर सकते हैं, तो एम फार्म होने के बाद जी सर, प्रिपरेशन स्टार्ट किया। वाह, कितनी अच्छी बात है। हाँ, और आप देखिए कि हमारे जितने भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हम सबको ये टेंशन होता है कि हमसे होगा क्या। सब लोगों को यही टेंशन है कि सर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा क्या, हाँ सर हमारा हो सकता है कि, सभी लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, यम फार्म से आने के बाद भी अशोक ने इतना अच्छे से इस सीएसआर एग्जाम को क्वालिफाई किया है और इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अशोक, एम फार्म का तो सिलेबस अलग ही होता है, वहां पे अलग ही टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे लाइफ साइंस में तो आपको पता है, सीएसआर नेट का अगर मतलब सिलेबस देखे तो भी बच्चों को फीवर आ जाता है वो 2-3 दिन एडमिट रहते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस हमसे कैसे होगा। हाँ, कुछ लोगों को तो ड्रिप भी लगी होगी सिलेबस देख के। हमें भी लगी थी सर। हमें भी लगी थी। और एम फार्म के बाद फिर ये कैसे, मतलब आपको सिलेबस देख के डर नहीं लगा? सर एक ड्रॉबैक तो है कि एम-फार्म ने हमने ये बीएससी और एमएससी में ये सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं है। हाँ, लेकिन एक फायदा भी कह सकते हैं इसमें कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं, हमें बिल्कुल नए से पूरा पढ़ना है। यस, ये बहुत अच्छी बात बोली अशोक, ये मुझे अच्छी लगी कि जब जीरो से स्टार्ट करना होता है ना, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। जी सर। और यहाँ पे आईएफएस में तो, जैसे आईएफएस जोधपुर में जब आपने क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, तो बिल्कुल हमने सर बेसिक से पढ़ा। तो अगर एम फार्म का बंदा कर रहा है, उसका मतलब बेसिक से ही पढ़ा है। यस, तो एम फार्म का अगर हमारा स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहा है, तो आप देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है, यह हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एम फार्म का स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आके इतना अच्छा रिजल्ट लाता है, सीएसआर एग्जाम को क्वालिफाई करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। जी सर। जैसे अशोक ने रखा। और दूसरा, मेहनत करने के लिए रेडी रहना है कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम रेडी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी सर। वैसे अशोक, इस बार का जो एग्जाम था सीएसआर एग्जाम, इस सीएसआर एग्जाम में आपने कौन से शिफ्ट में पेपर दिया था, और एग्जाम का जो पेपर था वो मतलब लेवल क्या था उसका? सर मेरे वैसे इवनिंग शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट।
तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर तो मैंने इवेलुएट या एनालिसिस नहीं किया, अच्छा। तो इवनिंग का मैं कहूँगा सर मेरे हिसाब से मुझे मॉडरेट पेपर लगा। हाँ, मॉडरेट मुझे पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं लगा और इजी भी नहीं था सर। यस, सी नहीं पार्ट के सभी क्वेश्चंस स्टूडेंट भी बहुत बोल रहे डीप थे। भी थे सर। हाँ, और हमने भी जब एनालिसिस किया तो पेपर मॉडरेट था। और वैसे भी हर पेपर में ऐसे होता है कि कुछ क्वेश्चन हमें करने जैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े हाई लेवल के होते हैं। वैसे अशोक, जब आपने प्रिपरेशन की, हाँ सर। आईएफएस क्लासरूम में प्रिपरेशन की, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी और आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया था? सर मैं स्टार्टिंग में नया आया तब मुझे अनुभव या आइडिया तो था नहीं इतना सब्जेक्ट्स का, तो मुझे बेसिक से जो पढ़ाया गया मैंने हाँ। नोट्स बनाए अच्छे से और उसको रिवाइज करता गया। क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो वही किए जो क्लास में संडे को टेस्ट में होते थे। हाँ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि संडे टेस्ट के क्वेश्चन बन नहीं रहे मेरे रिवीजन के बाद भी। यस। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करी सर। यस। जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है और भी जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है सर, हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करी और वो एक सेंस डेवलप होने लगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे मेरे साथ संडे टेस्ट में भी क्वेश्चन बनने लगे, मार्क्स भी अच्छे आने लगे। और मेनली स्ट्रेटेजी सर नोट्स, रिवीजन और पीवाईक्यू। यस, तो देखिए ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी अशोक, कि अशोक ने एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी बताई है कि आपको नोट्स पहले अंडरस्टैंड करने और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका मॉड्यूल से आप कर सकते हैं। हमारे 14 नंबर मॉड्यूल, 15 नंबर मॉड्यूल है, सीएसआर के पीवाईक्यूज है, गेट के पीवाईक्यू है, डीबीटी के पीवाईक्यू है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अशोक, संडे टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्फ एनालिसिस में। जी सर। करेक्ट। तो अशोक, क्या हम बोल सकते हैं कि संडे टेस्ट अगर अच्छे से दे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें, मॉक टेस्ट अच्छे से दे, तो सीएसआर एग्जाम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, बिल्कुल और मैं क्रैक कर सकते हैं। श्योर कह सकता हूँ, अगर जिसने अच्छे से रिवाइज किया है नोट्स को और संडे के टेस्ट दिए है, उनका वापस इवेलुएट किया, उसको एनालिसिस किया है। संडे टेस्ट दिया है, हमने क्वेश्चन नहीं आए, वो छोड़ दिए ऐसे, वो बड़ा नुकसान है सर। हाँ, बड़ा नुकसान है। मैं भी तो पीछे लगता हूँ कि मुझे 25 करेक्ट चाहिए। जी सर। हाँ? हमें एक ही बस टारगेट था कि एक ही सी पार्ट में टारगेट 25 करने हैं हर संडे में। हर संडे में एक ही टारगेट 25 करने, वो एक्यूरेट करने। जी सर। और वो भी कितना डिफिकल्ट होता है अशोक। जी सर, 25 हमें एक्यूरेट लगने के बावजूद भी एक दो गलत होते हैं सर। नेगेटिव होता ही है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। इसलिए जब आप खुद ट्राई करोगे 25 करने के ना, तब आप उसके थोड़े से करीब पहुंचोगे। जी सर। और ये सीएसआर में स्ट्रेटेजी बहुत हेल्पफुल देती है कि सीएसआर में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा होता है, और एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन में इजी। विशाल सर हमें बार बार कहते थे संडे टेस्ट में एक बार तुम 25 करेक्ट करो, बस उसके बाद सर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ कर सकता हूँ, मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। नहीं तो फिर ऐसा लगता है 25 हो ही नहीं सकते। हाँ, और हम जब ट्राई नहीं करेंगे तो होगा कब? सर एक बार मेरा हुआ, उसके बाद बारी बारी होने लगा बाद में भी सर। और बाद में तो ये समझ में आता है कि एक बार हो गया मतलब बार बार होगा ही। हो सकता है, हाँ सर। हो सकता है ऐसे। वैसे अशोक, जैसे कि आपने क्लास में अच्छे से नोट्स सारे बनाए थे, जी सर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी की थी, और उसके साथ साथ कंटिन्यूअसली रिविजन्स की थी। जी सर। उसके बाद भी जब आपने फर्स्ट एग्जाम दिया था, तो फर्स्ट एग्जाम में आपका एलएस हुआ था, नेट क्वालिफाई हुआ था। मेरी 61 रैंक थी। हाँ, 61 रैंक थी। तो एलएस क्वालिफाई हुआ था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि तब आपको ऐसा क्या लगा कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ पे थोड़ी कम पड़ गई, कि तब मेरा जेआरएफ भी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ? सर मुझे लगा मैं लाइफ साइंस फील्ड में नया हूँ और मेरा बेसिक नॉलेज यहाँ तो मैंने पढ़ा है जो पढ़ाई है, क्वेश्चन में कई बार बेसिक नॉलेज भी लगता है सर, वो मेरा कहीं तो मैं लैग कर रहा था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी नहीं थी जितना रिक्वायर्ड थी सर। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए और नोट्स को एक बार बहुत अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करना चाहिए। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि देखो, ये कि हमेशा जब आप प्रिपेयर करते हो तो हमेशा ही हम सक्सेसफुल नहीं बनते, हमें बहुत सारे फेल्योर्स को पीछे डाल के आगे आना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स। सही है सर। और जब आप उनको प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हो, तो आप में वो स्ट्रांगनेस आता है, आप उस चीज को अच्छे से ओवरकम करना स्टार्ट कर देते हो, और फिर जब आगे बढ़ते हो तब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। वैसे अशोक, हम ये देखते हैं कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रिपरेशन में, और टाइम इंपॉर्टेंट है एग्जाम में भी। पर ऐसा सुनते हैं ना हम कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको और समय दे सके। सही बात है। हाँ, कितना भी हम ट्राई करें तो भी हम समय के पीछे ही रहते। हाँ सर, तो जो टाइम मैनेजमेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया था? सर मुझे ऐसा लगता है, मेरे वैसे स्टार्टिंग में जब मैंने 6 मंथ फर्स्ट जब प्रिपरेशन करी थी, तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन था सर। क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना,
हमने अगर 6 बजे भी अपना दिन स्टार्ट किया है हाँ तो 12 बजे तक मैं पूरा दिन अपना यूटिलाइज कर सकता हूँ। हाँ उसके बाद अगर मेरा थोड़ा बहुत कम भी पढ़ाई हो रही है शाम को या बाद में, तो मेरा दिन तो यूटिलाइज हो चुका है सर। यस उसके बाद मैं थोड़े मौज मस्तियाँ भी कर सकता हूँ। तो मुझे लगता ये है बहुत टाइम। अच्छी स्ट्रेटजी है, मतलब कि जब आप सुबह सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग में अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं तो दिन भर फ्री रहता है, जी सर। फिर दिन भर टेंशन नहीं रहता, और अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई भी अच्छी होती है, माइंड भी फोकस रहता है और कंसंट्रेशन रहता है, पढ़ाई की हुई सब याद भी रहती है। जी सर। तो ये भी बेस्ट वे है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं लेट नाइट तक पढ़ते हैं, हाँ सर, वो सबका पूरे, मुझे लगता है हाँ सबका पर्सनल है। अलग अलग और होता है, और आपको अपने वैसे ही जैसे हम्म, आपको अच्छा लगता है वैसे ही पढ़ना चाहिए। बस इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्ट अच्छे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो और सेल्फ एनालिसिस हो। जी यस। वैसे अशोक, जब हम प्रिपरेशन करते तो प्रिपरेशन करते समय बहुत बार आप भी जब प्रिपेयर करते समय आपने देखा होगा क्लास में कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ में आते, ठीक है सर। कंसेप्ट लर्न होते, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ या क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, और जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ना तो एकदम आंख में पानी आ जाता है, सही बात है सर। बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, और ऐसा लगता है कि मतलब मुझे कंसेप्ट तो अच्छे से आ रहा है फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसा आपके साथ हुआ था क्या? यस सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ऐसा ही लगता था सर। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा नोट्स आ रहा है, मैं हाँ नोट्स की फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक मुझे आ रही है, लेकिन हाँ मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है। हाँ तो उसका सर बार बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हम्म, तब अलग अलग लॉजिक से तुम्हें समझ में आएगा, हाँ अलग अलग हाँ तुम्हारा माइंड सेंस करेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस लॉजिक से, इस टर्न हम्म, से तुम्हें देखना है उसको। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी अशोक, कि अशोक ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, याद रखिए कि जब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गैप है जी जो सर। कि आप समझ नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है। तब आप उस क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से सोचो कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछा गया है, और अगर आपसे अगर फिर भी अगर क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो किसी की हेल्प लो। जैसे आप सब लोग आते थे, ये सब लोग हमारे पास आते थे और हमें पूछते थे सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो पहले एनालिसिस करना अगर आपको आ जाए तो हर एक क्वेश्चन फिर सॉल्व करना जी सर। आसान हो जाता है। वैसे अशोक, अगर हम देखें कि सीएसआर के लिए भी 13 यूनिट्स है, बायोकेमिस्ट्री से लेके मेथड्स इन बायोलॉजी, यस और सर। एप्टीट्यूड है ही जो ऊपर बैठा हुआ होता है। हाँ सर। हाँ, उसका तो बोझ अलग से होता है। तो फिर इतना बड़ा सिलेबस का जब टारगेट किया था तो प्रेशर आया था कि भाई इतना सिलेबस कितना बड़ा है, मैं कैसे कर सकता हूँ? सर ऐसा देखने में तो लगता है और प्रेशर आता भी हम्म है, क्योंकि हम्म, सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ और क्योंकि हमें जो कंसाइज नोट्स मिले, हम्म, एकदम अच्छे से बेसिक से पढ़ाई हुई, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर वे में पूरे नोट्स है। जब हमारे हाँ पास लिखा हुआ खुद के हाथ का होता है ना, तो थोड़ा सा वो हम्म कम लगता है बर्डन सर। हम्म, हम ऐसे देखते हैं कि इतने नोट्स है, इतनी बुक्स है, तो लगता है कि बहुत है, लेकिन खुद का लिखा हुआ अपने पास नोट्स है, तब लगता है कि हाँ हाँ कर सकते हैं, इसको तो कर सकते हैं। यस। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी अशोक, कि देखो आपके खुद के नोट्स से आपके काम आएंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मतलब हमें बोलते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स दे दो, सर ये टॉपिक के नोट्स देना, सर ये सब्जेक्ट के नोट्स देना। तो देखिए हमारे नोट्स आपके काम डायरेक्टली नहीं आएंगे जी सर। जब तक आप खुद उस पेपर काम नहीं करोगे, जब आप खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, जब वो, क्योंकि आपके नोट्स से आपको समझ में आएंगे, इसलिए आपको खुद को नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ बहुत सर। सारे स्टूडेंट जो होते हैं कि पीडीएफ पे पढ़ते, तो पीडीएफ पे इतना जल्दी लर्न नहीं होता जितना आप खुद के नोट्स बनाओ, खुद के फ्लो चार्ट बनाओ, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। सही बात है सर। तो वैसे अशोक, बहुत सारे स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करते हैं तो टाइम टेबल बना के सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करते हैं, हाँ अच्छे से रिवीजन करते हैं। तो क्या टाइम टेबल आपने भी बनाया था? कोशिश तो करते थे सर कि आज टाइम टेबल बनाएंगे, अब इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन जब टाइम टेबल बनाने लगते हैं तो वो पता नहीं कौन से बहकावे में बनाते हैं कि हम हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। और वो फिर सर एक दो दिन फॉलो होता है, फिर धीरे 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 कम होता हुआ हाँ। फिर वापस से। वैसे ये क्वेश्चन में इसलिए पूछा था क्योंकि मुझसे भी टाइम टेबल बना के लेके गए। सर आपसे जब टाइम टेबल बनाते तो एक प्रेशर रहता है हम पे, अब तो करना ही हाँ, पड़ेगा, इस पे चलना ही और पड़ेगा। ये पता है कि विशाल सर जब भी पूछेंगे ना टाइम टेबल फॉलो हो रहा है क्या, तो बोलना है सर ट्राई कर रहे हैं, सर ट्राई कर रहे जी हो सर। रहा है सर। एक्चुअल में टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उतने क्या होता है कि ऐसे हम कहते हैं ना कि अशोक, जब भी आप टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है और पढ़ाई बहुत फास्ट होती है, हाँ सर। पर टाइम टेबल को मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सही बात है सर।
कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या आपका भी ऐसा होता था कि आपने 3-4 दिन पढ़ाई की, फिर 1-2 दिन ऐसे पढ़ाई नहीं हुई, फिर 2-3 दिन पढ़ाई की, फिर 1-2 दिन चले गए, मतलब ऐसा होता था कि कभी कभी पढ़ाई नहीं होती थी? ऐसा होता है सर, सब मुझे लगता है ऐसा सबके साथ होता है। सबके और साथ ये होता है। समझना कि ऐसा सबके साथ होता है, उससे फिर खुश रहते हैं कि हाँ चलो सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा है। तो यस। 3-4 दिन पढ़ाई हुई, एक दिन ऐसा जाएगा कि आज बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई और पढ़ने बैठो तो भी मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। यस। फिर वो दूसरे दिन सर अच्छी नई एनर्जी के साथ पढ़ाई होने लगती है। छोटा अगर कोई गैप हो, 1 दिन का 2 दिन का, तो वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता सर। लेकिन अगर आपने लंबा 10-15 दिन का गैप हो गया आपके, हाँ। तो उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सर। हाँ, तो ये देखिए, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगा अशोक कि आप देखो, हम नेचुरल है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, तो कभी कभी क्या होता है, हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा माइंड पॉजिटिव है, हमारे माइंड में नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो माइंड स्टेट के अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई भी होती है। तो कभी भी फोर्स नहीं करना है कि अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो भी पढ़ाई करने का कभी ट्राई नहीं करना है, एनर्जी वेस्ट होगी और फिर उससे क्या होता है, फिर हमारा मन उठ जाता है। इससे अच्छा क्या करो ना, जो अच्छा लगता है वो करो। आप म्यूजिक सुनो, आप बाहर जाओ, फ्रेंड्स के साथ बैठो, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारो, गार्डन में घूमने जाओ, योगा करो, हाँ, या क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, जिससे हमारी क्या होता है, हम उस स्टेट से बाहर जाते और हम फिर से खुश हो जाते और फिर से हमारा माइंड जो होता है वो फ्रेश हो जाता है। इसलिए खुद को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है और स्ट्रेस नहीं लेना है। वैसे अशोक, बहुत बार जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है हमारे, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे लाइफ में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, स्ट्रेस होते, हाँ, बहुत सारे टेंशन होते, तो क्या ये आपको भी थे? सर स्ट्रेस तो जिंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही है सर। हाँ। हमें पढ़ने का भी कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या पता होगा कि नहीं होगा, हम रिजल्ट को लेके बहुत चिंतित होते ही हैं। बट हाँ। मेरा एक सर स्ट्रेटेजी था कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था सर। अगर मॉर्निंग में मैं उठता तो भले मैं स्ट्रेचिंग करूं, भले मैं रनिंग करूं, या मैं जिम भी ज्वाइन कर देता था, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट होता सर। यस। कि हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ। मैं वीक भी नहीं हो रहा हूँ, मैं अच्छा खा पी भी रहा हूँ, खाना पीना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, उसके साथ पढ़ाई करना। हमें लगता है सर वो टाइम कंज्यूमिंग है हेल्थ का ध्यान रखना, लेकिन वो बहुत हेल्प करता है सर। हाँ, वो माइंड एकदम पॉजिटिव हो जाता है अगर आप सुबह सुबह उठते हो, अगर आप थोड़ा सा योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, और आपको बहुत अच्छा लगता है एंड आप एकदम एनर्जी से भर जाते हो, तो दिन भर आपका बहुत अच्छा जाता है और दिन भर सारे काम भी होते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। वैसे अशोक, बहुत बार हम ये देखते हैं कि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को जो होता है, मतलब ये स्टूडेंट का ही क्वेश्चन है कि सर, पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है और मतलब एकदम से वो प्रेशर आ जाए तो एकदम टेंशन आ जाता है, एकदम डर लगता है। सही है। और पढ़ाई भी अफेक्ट होती है, और एग्जाम में भी जब हम मतलब एग्जाम को बैठ जाते हैं तो भी पेरेंट्स का थोड़ा सा प्रेशर होता ही है कि अगर नहीं हुआ, क्योंकि उनसे टाइम लिया हुआ है, हाँ, इतना टाइम हमने यूटिलाइज किया है, अगर नहीं होता है एक डर लगता है, फेल्योर का भी डर लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट को फेल्योर का भी डर होता है। तो ये फेल्योर का डर क्या आपको भी था क्या? सर फेल्योर का डर एक सेंस ऑफ वो रहता ही है सर, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे बहुत सपोर्ट था। लेकिन उनका भी सर एक होता है कि हमारा बच्चा सक्सेस हो जाए, तो वो सोचते हैं कि क्या पता प्रेशर पढ़ नहीं रहा होगा तो मैं बोलूंगा तो वो पढ़ेगा। लेकिन हम अब समझदार हैं कि हम किसी का माँ बाप कहते हैं उसका मानते ही हैं, थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कई बार। यस, तो यही होता है। और देखिए, ये बहुत मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं। जी सर, वो तो उनको हमारी बहुत चिंता भी होती है और उनको लगता है कि हमारे बेटे का भी रिजल्ट जल्दी आ जाए और वो भी लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। एंड इसीलिए जब भी पेरेंट्स बोलते तो उनको हमेशा पॉजिटिवली लेना है। जी सर। और वो आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये भी याद रखिए, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आपके लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं। इसीलिए पेरेंट्स से तो आपको चिंता ही नहीं करनी है, उल्टा फ्री रहना है, उल्टा आप जितना अच्छे से कर सकते हो अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। हाँ, और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि पढ़ाई प्रेशर से अफेक्ट होती है, टेंशन से पढ़ाई अफेक्ट होती है। जैसे पेरेंट्स को भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक भरोसा दिलाएं कि हम कर सकते हैं, मैं कर लूंगा एक बार। यस। टेंशन मत लो, आपकी अगर थोड़ा बहुत मुझे बताओगे भी, ज्यादा प्रेशर दोगे तो इससे मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो आप टेंशन मत लो, बस इस बार मैं मेहनत फुल कर रहा हूँ मेरी तरफ से, तो उनको एक सेंस ऑफ वो हो जाता है कि चलो बच्चा पढ़ तो रहा है। बाकी सर मुझे तो ऐसा, मेरे तो ये पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और बस उनकी तरफ से
एक ही चीज आती थी, वो है पैसे। कोई स्ट्रेस नहीं आया, वो बस फोन करते बोलते पैसे चाहिए तो हमसे मांग लेना। और तो मेरे पापा की एक ऐसे वो कहावत भी कहते हैं कि जब बाप की जूती बेटे के पैर में आने लग जाए तो उनको फिर ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, वो समझदार हो जाते हैं। यस तो यस। हम तो पैसे दे सकते हैं, आपकी पढ़ाई के खर्च दे सकते हैं, और पढ़ना तो खुद को ही है। हाँ, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स रहना है, क्योंकि देखो हम एक तो पढ़ाई करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, एनर्जी डिपेंडेंट है, फोकस लगता है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, आपका कंसंट्रेशन लगता है, माइंड पॉजिटिव लगता जी है। सर। इतने सारे डिफिकल्ट टास्क मतलब होते हैं कि जिसमें फिर आप अगर कोई टेंशन हो, प्रेशर हो, तो फिर पढ़ाई नहीं होती। ये तो है सर। इसलिए पढ़ाई करते समय हमेशा फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है। वैसे अशोक, जब भी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अगले एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, जी सर, तो अगले एग्जाम्स के लिए उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए और उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो क्या आप उनको थोड़ा गाइड कर देंगे? जी सर। वैसे तो सबका सर पर्सनल एक अलग वे होता है, हाँ। लेकिन मैंने जैसे करी थी और मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। सबसे पहले तो आपके पास सारे नोट्स हो हैंड रिटन खुद के। हाँ। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप शॉर्ट नोट नहीं बना पाए, उतना आपके पास 6 मंथ में टाइम नहीं मिले, जितना टाइम मिले आप बना सकते हो। यस। लेकिन हैंड रिटन नोट्स है, उसकी आपने डेली टू डेली उसका रिवीजन कर रहे हैं आप, एक वीकली डिसाइड कर लें, टाइम टेबल बना लें कि इन सब्जेक्ट का अभी करना है, कि जो अभी चल रहे हैं उन सब्जेक्ट का करना है, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली सर। हाँ। एक टाइम रखना कि इस टाइम में इतने टाइम में इतने क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा। Yes. कभी वो टारगेट अचीव होता है, कभी नहीं होता है, उसको लेकर नेगेटिव या डाउट में नहीं जाना है, लेकिन वो सबके साथ होता है। करना है बस कंसिस्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, अगर नोट्स को देखते जाओ तो सर होता है। हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी अशोक, कि देखो एक हमेशा याद रखना है, पहला आधी लड़ाई हम तभी जीत जाते हैं जब आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हो जी सर। कि आप कर सकते हो, और दूसरा सिर्फ इंपॉर्टेंट है नोट्स का रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दो ही चीजें कि जो बार बार रिवाइज करनी। जी सर। और इसको अगर आप बैलेंस करोगे, इसको मेंटेन करोगे, डेली के डेली आपका रिजल्ट आ गया। और सर एक जैसे यहाँ पे तो संडे टेस्ट हो रहा है, टेस्ट देना और उसका एनालिसिस हम खुद से करें और एक हमारे टीचर हमारे अध्यापक करें, उसका बहुत रोल रहता है। यस, और उसका बहुत मतलब बहुत रोल रहता है, और उसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। जी सर। क्योंकि गलतियां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो आपको ये गलत समझना पड़ेगा कि मेरे सी पार्ट में 25 कैसे करेक्ट हो, मेरे बी पार्ट में 25 से 28 या 30 करेक्ट कैसे हो, जी सर। ए पार्ट में 5-10 क्वेश्चन कैसे करेक्ट हो, और करेक्ट तभी हो सकते हैं जब आप नेगेटिव को कम करोगे। स्टार्टिंग में तो सर ऐसा होता था कि हमारे नॉलेज की वजह से तो कम क्वेश्चन हो ही रहे, सी पार्ट में 25 के 25 नहीं आ रहे, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिली मिस्टेक से गलत कर रहे हैं। वो क्योंकि हमारी वो एग्जाम देने की सर आदत नहीं थी। जैसे ही हमें पता चला, इवेलुएट किया कि अच्छा सिली मिस्टेक्स मैं नो नहीं देख रहा हूँ, मैं लीस्ट करेक्ट नहीं देख रहा हूँ, जो वर्ड होते हैं बीच में इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लूं वो नहीं देख रहा हूँ, उसकी वजह से 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले अशोक ने कि सिली मिस्टेक्स कहाँ पे होती है, ये आप जब प्रैक्टिस करते हो तभी समझ में आता है ना खुद का, कि मैं नॉट करेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं इनकरेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, या कोई क्वेश्चन में मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन को कर लिया, हाँ थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। बहुत बारे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमारी भी ऐड कर देते हैं जो कि जरूरत ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें वो उसी को समझ में आती है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। जी सर। क्योंकि ये मेरे बोलने से या अशोक के या किसी और के बोलने से नहीं समझ में आएगी, वो जब मैं खुद करूंगा तो मुझे समझ में आएगी। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिविजन्स प्रॉपर एंड कंटिन्यूस रिविजन, जी सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा याद रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ, और अपनी जेआरएफ हो गई है ऐसे ही समझ के प्रिपरेशन करना है। जब आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखता, फिर उल्टा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए तो, और दूसरा जैसे अशोक अभी हम क्या करते हैं, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है सर, बस फास्ट आंसर देना। ठीक है सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सीएसआर के जो 13 यूनिट्स है एप्टीट्यूड है, हाँ सर, तो सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? मुझे बायोकेमिस्ट्री लगता है सर। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री लगता है, वो सबसे फर्स्ट यूनिट भी है। स्टार्टिंग में ऐसा था सर, मैंने इकोलॉजी एवोल्यूशन पढ़ के मुझे लगा था लाइफ साइंस में कर सकता हूँ। इकोलॉजी एवोल्यूशन मैंने आपके यूट्यूब से देखे थे, वो मुझे अच्छे लगे, पढ़ने में मजा आता है, तो मुझे लगता है लाइफ साइंस तो इजी है,
फिर यहाँ आया और पहला ही चैप्टर मुझे बायोकेमिस्ट्री मिला तो मुझे पता चला नहीं लाइफ साइंस है, बहुत मेहनत लगेगी। हाँ तो मतलब वो थोड़ा मुझे टफ लगता है यस, सर। मतलब रिविजन्स करने के ऊपर है, प्रैक्टिस करने के ऊपर है। अच्छा, सबसे इजी यूनिट कौन सा लगता है? इकोलॉजी इवोल्यूशन मुझे अच्छा लगता है इकोलॉजी इवोल्यूशन सबसे अच्छा लगता है। सर। उसमें एक कंसेप्ट बन रहा है, वो ऐसा लगता है कि ये मैं सेंस कर पा रहा हूँ, इसको मैं लॉजिक से कर पा रहा हूँ। और यस, एनिमल फिजियोलॉजी जो कि मैंने पहले से पढ़ रखी थी वो मेरी ठीक थी सर। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन स्टूडेंट ने करना चाहिए क्या? एप्टीट्यूड का सर सेक्शन। मुझे ऐसा लगता है, अगर किसी की ऐसा होता है सर, स्टूडेंट साइंस में मतलब बायोलॉजी में, उनको किसी का होता है कि साइंस मतलब मैथमेटिक्स बिल्कुल ही नहीं आ रही उनको, हाँ, उनको परसेंटेज निकालना भी नहीं आ रहा है, ऐसे हम्म, है। तो उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम दे के भी वो नहीं कर पाएंगे, हम्म, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा आप दे नहीं सकते हो। और हम्म, मैथ्स थोड़ा है कि पहले से अगर आपको थोड़ा सेंस है मैथ्स का, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम दो। और अगर मैथ्स का सेंस कम है तो ऐसा होता है ना, 3-4 नंबर के क्वेश्चन तो हाँ, सर बहुत इजी होते हैं, वो लॉजिकल बिना क्वेश्चन, मैथ्स के सेंस के हाँ, हो जाएंगे। पजल्स वगैरह आते उतना हैं। आप कर लो। हाँ, जिसको मैथ्स का सेंस है, जिसको हम्म, लगता है कि मैथ्स मेरे ठीक ठाक है, हम्म, मतलब मैं पढ़ूं तो कर सकता हूँ, उसको टाइम देना चाहिए सर। यस। बहुत पर ही बेनिफिट है इम्पोर्टेंट, एप्टीट्यूड को करना ही चाहिए, याद रखना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स का सेक्शन है जी सर। और वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत प्ले करता है। मुझे ऐसा लगता था मेरा मैथ्स का ठीक है, मैं हम्म, पढ़ूंगा तो कर सकता हूँ, तो मैंने थोड़ी सी मेहनत करी मैथ्स के लिए और हम्म, मुझे बेनिफिट हुआ सर। हाँ, तो बेनिफिट और एप्टीट्यूड का तो सबको ही बेनिफिट होता है। जी सर। हाँ, और जो छोड़ते हैं वो बाद में ये भी बोलते हैं कि सर हमने छोड़ दिया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एप्टीट्यूड वो है ना सर, अगर आपका एलएस हो रहा है तो हाँ, आपको वो जेआरएफ दिला देगा, और हाँ, जेआरएफ हो रहा है तो वो आपको रैंक दिला देगा। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका एप्टीट्यूड की वजह से रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा, हाँ सर। इसलिए एप्टीट्यूड करना ही है सबको। वैसे अशोक, जब हम लाइफ साइंस प्रिपेयर करते हैं तो लाइफ साइंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। जी सर। सबसे ज्यादा डर किस क्वेश्चन से लगता है? सर मुझे लगता है मल्टीपल जो चॉइस में भी जो स्टेटमेंट दिए होते हैं ना हाँ, सर, स्टेटमेंट। डर नहीं लगता उनसे, पर उनमें गलत होने की संभावना ज्यादा है सर। हाँ, स्टेटमेंट्स में थोड़ा चेंज हो गया तो भी गलत होता है। क्योंकि उसमें भी फिर पीछे आगे लिखा होता है 1 2 3, हम्म, 1 या 2 2 3, उसमें सर। तो मैं हाँ, जनरली ऐसा मैं सोचता था, अगर मुझे बाकी के क्वेश्चन मुझे मिल गए तो हम्म, ये मैं क्वेश्चन अवॉइड कर सकता हूँ। यस, आने के बाद भी मैं सोचता था कि इसमें रिस्क कम लेना है, हम्म, अगर मुझे नहीं मिले तो मैं यहाँ पे फिर अपना माइंड अप्लाई करूंगा और हाँ, सही करने की कोशिश करूंगा, ऐसा। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपके जो फेवरेट क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को टारगेट करना बहुत आसान है, ताकि एग्जाम में आपका गलत ना हो। जी सर। जहाँ पे गलती होती है, गलती करने से रोकना है, गलती को करने से बचना है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। सबसे पहले जी तो सर। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और हम सबके लिए भी आप सबका रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिजल्ट के लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एक्यूरेट क्वेश्चन करना। वैसे CSR के एग्जाम में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन से पार्ट से करते हैं? सर मैं पार्ट सी से स्टार्ट करता था, अच्छा, फिर बी और फिर ए की तरफ जाता था। और पार्ट सी स्टार्ट करने का कोई रीजन स्पेशल? मुझे लगता है सर वो एक सबसे बड़ा जो मार्क्स गेनिंग पार्ट भी है, हाँ, और उसमें माइंड अप्लाई ज़्यादा करना है हमको। यस, तो वो अगर हमने कर लिया बिना प्रेशर के, अगर 1.5 घंटे या 2 घंटे के बीच में हमने वो पूरा एक बार कर लिया और 25 हाँ, क्वेश्चन वहाँ ढूंढ लिए, तो एकदम प्रेशर रिलीज। उसके बाद हमें हम्म, बी पार्ट में अगर चाहें तो सर हम 30 मिनट में भी पूरा गो थ्रू कर सकते हाँ, हैं। कर सकते हैं। 30-40 मिनट सफिशियंट है अगर पहले बी बी पार्ट। पार्ट को दे दिया तो बी पार्ट को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है हाँ, और उस सेंस में हम चले जाते हैं। यस, बी फिर सी में अगर स्ट्रेस में तुमने पढ़ा हम्म, तो सी स्ट्रेस में नहीं हो सकता सर, कि हाँ, हमारे पास टाइम कम है और फिर सी के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यस, तो यस, फिर ऐसे ही बस बढ़ते जाने होगा नहीं, वो मुश्किल होता है सर। इसलिए मुझे करेक्ट। लगता है सी पहले करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे हम्म। वो आपके ऊपर होता है, वैसे आपको कोई भी पार्ट आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, वो मोस्टली सी पार्ट किया जाता है, फिर बी पार्ट, फिर ए पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ए पार्ट करते हैं। जिनका सर ए अच्छा है वो कर हाँ, सकते ए हैं। अच्छा है, वो पहले ए पार्ट करके लेते, फिर बाद में फटाक से सी करते, बी पर करते। तो ये आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। जी सर। वैसे हमारे जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा डरते न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। तो क्या आपको भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डर लगता है? सर ज़्यादा नहीं लगता मुझे, थोड़ा सा मुझे है कि हम्म, न्यूमेरिकल होगा कि नहीं होगा। कई बार होता है कि उसमें घुस गए फिर लास्ट में आंसर नहीं आया, हम्म, लेकिन मैं सेंस कर लेता हूँ कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। मैंने हम्म, पहले से उसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो मैं उसमें घुसता हूँ। यस, नहीं तो मुझे बायो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कई बार डिफिकल्टी आती है, तो मैं हम्म, उसको अवॉइड करता हूँ सर। यस, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन
जैसे वो आया था मार्क कैप्चर एंड रिकैप्चर वाला हाँ, क्वेश्चन, हाँ, हाँ। वो मुझे लगता है वो तो अब कैसा भी क्वेश्चन अगर घुमा के देगा तो मैं कर लूंगा, वो आते ही yes. मैं उस पे छलांग मारता हूँ सर। और मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यूनिट्स जब प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें एक क्वेश्चन पूछते हैं बार बार अशोक कि हमें 6 यूनिट करने चाहिए, 8 यूनिट करने चाहिए या 13 के 13 करने चाहिए। तो मतलब स्टूडेंट्स को यूनिट कितने करने चाहिए? सर अभी मुझे लगता है अभी जो CSR का थोड़ा थोड़ा पैटर्न कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं वो, अब उसमें सर 2 या 3 चैप्टर का मिक्स आ गया कोई क्वेश्चन, और वहाँ की इन्फॉर्मेशन कहीं और यूनिट में पूछ लिंक ली। होते हैं सारे क्वेश्चन। सर 8 यूनिट में अब JRF होने में बहुत, मुझे नहीं लगता अब 8 यूनिट difficult करके भी कोई है। JRF बहुत मुश्किल है सर। हम्म, अगर कोई ए पार्ट कर रहा है और फिर ट्राई कर रहा है तो नहीं पता, लेकिन आपको कम से कम 10 से 11 यूनिट तो अच्छे से जाना चाहिए सर। हाँ मतलब सारे बेसिक्स तो अच्छे से करने चाहिए। स्टार्टिंग के 4 यूनिट तो बहुत अच्छे से आप करेंगे ही करेंगे, उसके बाद 10 से 11 यूनिट आप करो, एक यूनिट वो भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना चाहिए। अगर किसी को है कि ये यूनिट मुझे नहीं आता है तो एक यूनिट आप पूरा अवॉइड कर लो। यस यस। उससे एक नुकसान तो ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन फायदा एक वो है कि उस यूनिट के अगर क्वेश्चन दिखे भी आपको सी पार्ट में कहीं तो एकदम आप स्किप करेंगे उसको, ये नहीं आता मुझे, तो टाइम भी बचेगा आपका। टाइम भी बचेगा। अब 8 यूनिट या 9 यूनिट वाली बात रही नहीं सर, अब थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे। यस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कि जितना आप कर सकते हो हर यूनिट में उतने टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपके फेवरेट है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूनिट्स के, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को अगर आप टारगेट करोगे तो आप बेनिफिट रहोगे। जी सर। क्योंकि जनरली हमारा जो स्ट्रेटेजी होता है वो हम IFS में भी देखते हैं, क्लासरूम में भी या लाइव सेशंस में भी, जितने भी स्टूडेंट हम यही बोलते हैं कि आपको सी पार्ट के हर टॉपिक के 2 क्वेश्चन आने चाहिए, हर टॉपिक के बी पार्ट के 2 क्वेश्चन आने चाहिए, और वो उतने ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए, ये सबसे सफिशिएंट है। ओके, अभी जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारा सिलेबस है, तो सिलेबस में एप्टीट्यूड का भी हमारा सेशन है, तो क्या एप्टीट्यूड के लिए आप डेली टाइम देते थे प्रिपरेशन के लिए? सर मैंने क्लासेस ली थी एप्टीट्यूड की, और मैंने टॉपिक्स डिसाइड कर दिए थे कि ये टॉपिक्स मैं कर सकता हूँ, और मैंने पेपर एनालिसिस किया। तो मुझे लगता है जैसे स्पीड और डिस्टेंस का और प्रोबेबिलिटी का, और आपको बहुत अच्छे से अगर परसेंटेज आता है सर, तो 3 या 4 क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज के बेस पे आप कर सकते हो। यस यस। और ऐसे जो टॉपिक्स है उनमें मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने उनको ज्यादा रिवाइज किया सर, पूरे नहीं पढ़ते हुए कि भाई ये 7-8 टॉपिक इनको करूंगा तो हमारे 5-6 क्वेश्चन निकल सकते हैं आराम से। तो मैंने उनको किया सर, और कभी कभी बीच में जैसे 15 दिन बाद मैंने वापस उनको रिवाइज कर लिया, एक शॉर्ट नोट में कुछ लिख रखा था, तो उनके लिए मुझे 1 दिन लगता था पूरा रिवाइज करने में। तो कॉन्स्टेंटली टाइम टू टाइम मैंने रिवाइज करता रहा, तो हो गया सर। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले शुक ने। देखिए कि आपको एप्टीट्यूड का डेली का एटलीस्ट 30 मिनट्स तो देना चाहिए, ताकि आपका वो परफेक्ट हो जाए और आपका वो स्ट्रांग बन जाए। और उसका रिवीजन भी करना चाहिए, जैसे अशोक भी रिवीजन करता था, एप्टीट्यूड को कंटिन्यूसली देखता था। बहुत सारे स्टूडेंट हम जब देखते हैं कि वो एप्टीट्यूड को छोड़ देते, मतलब वो प्रिपेयर ही नहीं करते, वो बोलते कि सर हमें आता नहीं। पूरी तरह छोड़ना मैं नहीं कहूंगा, ठीक है सर। तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा नुकसान है ना। मतलब जैसे सिंपल है ना अशोक, कि अगर हमारे अंगुली अगर कट भी जाती है तो हम थोड़ी वो हाथ काट देते पूरा। सही बात है सर। मतलब आप अगर आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हेल्प ले लो। अभी आप सोचिए, आप इंफॉर्मेशन एरा में रह रहे, 21st सेंचुरी, आपके पास इतने सारे, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, हाँ, आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, वीडियोज है, एप्लीकेशन, एनिमेशन से, आप उससे पढ़िए, जिस बात से जैसे आपको समझ में आता है उसे समझिए, क्योंकि आपके लिए आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने। सही बात है। एक बार एग्जाम क्वालिफाई हो गई, उसके बाद आपको नहीं आए तो भी चलेगा। जी सर। इसलिए खुद के ऊपर फोकस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और दूसरा, जो नहीं आता है, देखो जैसे अशोक हम कहते हैं ना कि 2 चीजें होती है, जो आपको आता है उसको प्रैक्टिस करके उसको और स्ट्रांग बनाइए, जो आपका फेवरेट है, जो आपको आता है, और जो आपको नहीं आता है ना, वो आपको लर्न करना है। जी सर। जो आपको सीखना है, क्योंकि सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सीखने के बाद वो आ जाता है और बेनिफिट आपका ही है। क्योंकि अगर आप नहीं आता इसलिए छोड़ दोगे ना, तो क्या पता उसके सिंपल क्वेश्चन भी आपके हाथ से चले जाए। तो इसलिए हमेशा लर्निंग के लिए रेडी रहना चाहिए। और हमेशा देखिए, आपको JRF होनी है, ये आपकी जिद होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं ना कि मंजिल उनको नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते,
पर मंजिल उनको मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तो आपको सही जिद बात। पे अड़े ही रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए आपका गोल है। और आप सोचिए ना कि ये आपका जस्ट आपको एक जेआरएफ नहीं है, तो उस जेआरएफ की वजह से आप लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो और आप आगे बढ़ने वाले हो उस जेआरएफ की वजह से। इसलिए आपको जो प्रयास है वो करते रहना चाहिए। तो ये जो सेशन था वो सेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सेशन था, कि जिसमें अशोक आपने बहुत अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया और एंड मोटिवेट किया, एंड हमारे सारे स्टूडेंट के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे, डाउट थे, उन सब के आंसर थैंक यू सर। बहुत मुझे अच्छे से मैं बताए। आपके आईएफएस की कोचिंग से मुझे बहुत हेल्प रहा सर। मैं क्योंकि मुझे पहले इतना आइडिया भी नहीं था इस सब्जेक्ट और इन सब का भी, हाँ। और उसके बाद भी सर आपके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचिंग स्किल तो आपकी अच्छी है ही सर, उसके यस साथ सर। आपका जो स्टूडेंट के साथ बिहेवियर है, आपका व्यक्तित्व है, वो प्रभावित करता है सर। हमें लगता है कि हाँ। अगर हम कहीं टीचर बने तो हम्म, आपकी वाली क्वालिटी मैं चुरा लाऊंगा। हाँ। और एक्चुअल में मुझे इनके साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूँ कि जब हम भी थे ना, तो हमारे लिए भी हम जब हमारे टीचर्स थे, जब भी हम थे तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही रहते थे। तो जैसे टीचर्स होते ना वैसे ही हम बनते, जी सर। और उनकी क्वालिटी जो होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे जो क्लासरूम का स्टूडेंट है अशोक, जेआरएफ हो गया, और हमारे क्लासरूम के बहुत सारे स्टूडेंट है कि उनका जेआरएफ बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई हो चुका है। तो पूरे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट, पूरे आईएफएस जितने भी हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स है, पूरे आईएफएस फैमिली, जितने भी हमारे फैकल्टीज है, उन सब की तरफ से अशोक आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। जी सर। एंड थैंक यू सो मच ऑल, एंड थैंक यू। और आपके और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको ये सेशन कैसे लगा और आपने एंजॉय किया कि नहीं किया, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू।